अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अभी आपने ऑपोजिशन रहनुमाओं की घन गरज सुनी और ये आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल नैब के ऊपर तनकीद होती रही है, हम खुद भी करते रहे हैं, मीडिया भी करता रहा है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासतदान भी करते रहे। ना सिर्फ ये कि अपोजिशन करती रही है बल्कि हुकूमत भी नैब से मुतमईन नज़र नहीं आई। हर जगह पर हमने देखा कि नैब को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन अब तो हद ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ख्वाजा साद रफ़ीक के मामले पर जो फैसला सुनाया, उसमें जिस तरह से नैब को चार्जशीट कर दिया गया, उसके बाद से अपोजिशन रहनुमाओं को एक तगड़ा मौक़िफ़ मिल गया कि नैब को तो सिरे से बंद ही हो जाना चाहिए। जिस तरह से नैब को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम का इदारा बन के रह गया है और इनकी कोई अहलियत नहीं है, उसके बाद से मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमा नैब के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि इस ऑर्डर के बाद अब नैब के इदारे को यकसर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, उनके रिमार्क्स, उनके ऑर्डर्स, इन्हीं के ऊपर इन तमाम चीज़ों का फैसला करना है तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के बारे में ये भी कहा था कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, सिंध हुकूमत ने तो वो भी ना छोड़े। इसी तरह से एक और अदालत ने यह भी कहा था नून लीग के बारे में कि सिसिलियन माफिया, गॉडफादर। तो क्या आपने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया? क्या सिंध हुकूमत घर चली गई? आज भी मुख्तलिफ मुकदमात में आज की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतें ना सिर्फ ये कि ठीक ठाक लताड़ती हैं बल्कि ये तक कह देती हैं कि आप लोगों से काम नहीं होता तो घर चले जाएं। तो क्या हुकूमत बोरिया बिस्तर बांधे और घर चली जाए? तो जनाब, मुख्तलिफ इसके बारे में सवाल तो उठ रहे हैं। तो क्या वाकई अब नैब को बंद कर देना चाहिए या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या इसकी रिफॉर्म्स हो सकती हैं? क्या नैब कवानीन में तरमीम हो सकती है? क्या इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ सकती है? यही आज हम सबसे पहले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि ख़ास तौर पर जब हम ये बात करते हैं कि कुलभूषण के मामले पर अब जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये इल्ज़ाम ठहरा रही हैं कि उसके लिए कोई सहूलतकारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो हमें गद्दार कहा जाता। तो क्या इस सारे मामले पर भी सियासत हो रही है? और आखिर में बात करेंगे उस तारीखी हिस्टोरिकल इवेंट की जो आज वकूफ़ पज़ीर हुआ है। आया सूफिया में आज 86 साल बाद अजान गूंजी और नमाज जुमा भी अदा की गई। इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, जैसे कि नैब के हवाले से बात हुई, एक छोटा सा तो मौक़िफ़ सामने आया जो मैंने सवाल भी उठाए कि भाई अगर यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये किसी को कह दे कि भाई आप ये काम ठीक नहीं करें, आप घर जाए, तो उसका मतलब आपको बंद कर दिया जाए, तो फिर तो सिंध हुकूमत के बारे में भी ये कहा गया। इससे पहले हर हुकूमत के ऊपर हमने देखा कि इस किस्म के सवालात हुए, तो क्या सब काम बंद कर दिए जाएँ? आप समझते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से ये जो मुतालबा आ रहा है कि नैब को यकसर बंद कर देना चाहिए, ये जायज़ मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अपोजिशन का जो ये मुतालबा है कि नैब को यकसर बंद कर देना चाहिए, अगर नैब की कारकर्दगी ऐसे ही रहनी है जैसी अब है तो बंद कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अगर नैब ने वाकई को अच्छा काम करना है, क्योंकि आप देखिए FIA जो पहले से है, पुलिस जो आपके पास है, जो मुख्तलिफ और इदारे हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। नैब का इदारा इसलिए बनाया गया था कि जो काम वो नहीं कर सकते वो ये करेंगे और ये मुलजिमों को पकड़ के उनको सजाएं दिलवाएंगे, लूटी हुई दौलत और जो करप्शन हुई है वो उसको ख़त्म करवाएंगे। लेकिन अगर नैब वो नहीं करवा सकी तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर नैब ने सही काम किया है तो फिर आवाम के सामने भी आने चाहिए। मैं अभी सामने भी लेके आती हूँ। लेकिन मेरा जो अहम सवाल है वो ये है कि जो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मुल्क की आला तरीन अदलिया जो वो अगर या हमारी अदालतें उज़्मा, वो ये 2 ही अदालतें हैं ना यहाँ पे बड़ी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर उसमें आप ये देखें कि नैब के हवाले से क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप तो रिमार्क्स की बात करते हैं ना, अगर आप तफसीली फैसला पढ़ें तो उस तफसीली फैसला के पैराग्राफ 65, 66, 67 और 68 ये ऐसे 4 पैराग्राफ हैं जो बाकायदा नैब के खिलाफ चार्जशीट हैं। अच्छा, जब जज साहिबान, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये पूछें किसी भी नैब वाले से कि जनाब आपको ये पता है कि फोरेंसिक एनालिसिस होता क्या है, क्या कभी आपको वाइट कॉलर क्राइम से निपटने की, उसकी तफ्तीश करने की, उसकी तहकीक करने की ट्रेनिंग दी गई है?
जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जनाब आप जो कच्चे पक्के केस बना के भेज देते हैं तो मलबा उनका सारा अदालतों पे गिर जाता है। आप 50-50 गवाहों की एक लिस्ट भेज देते हैं, इसके बदले अगर आप एक भी काम का गवाह बना दें तो शायद ये केस किसी किनारे लग जाए। जब इस तरह की बातें होती हैं ना, फिर इसका मतलब ये अदालतों में रिमार्क्स भी, ये अदालत को थड़ा नहीं होता कि जो जिसका दिल में आए कर दे। वो अपने मुशाहिदे की बिना पर, अपनी चीजों की बिना पर, वो बहुत सारे सबूतों की बिना पर ये सारी मैं तो ये कह ही नहीं रही कि उनके रिमार्क्स अहमियत नहीं रखते हैं, उनके रिमार्क्स अहमियत रखते हैं, लेकिन फिर मेरा मतलब ये है कि अगर उनके रिमार्क्स पे ही आपने जाना है तो फिर जो रोज हुकूमतों की हो रही होती है ले दे, तो फिर तो मेरा ख्याल है सारा कामकाज बंद कर देना चाहिए हुकूमत को। क्यों हिलाली साहब, मैं नैब की कारकर्दगी पे इमरान साहब ने बड़े क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ डाटा है जो मैं बाद में शेयर करूंगी, लेकिन मैं पहले आपको जरूर सुनना चाह रही हूँ कि आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है कि क्या अब नैब को यकसर बंद कर देना ये मसले का हल है या फिर इसको बेहतर किया जा सकता है, रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, इसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, नैब लॉज में स्ट्रक्चरल चेंजेस की जा सकती हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आप पूछ रही हैं कि बेहतर कर सकते हैं कि नहीं। मैं तो हैरान हूं कि आपने ऐसा सवाल पूछा है कि इससे बुरा कुछ चीज हो सकता है, इससे बुरा कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि वो लोगों को प्रेशराइज करता है, वो लॉयल्टीज को बदलने की कोशिश करता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। क्या कह रही हैं आप? ऐसा इदारा रहना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। मगर बात असल ये है कि इसकी जगह पे कोई इससे बेहतर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है और कर सकते हैं। कब से हम कह रहे हैं कि जो इदारे हैं, कब से हम कह रहे हैं कि नैब के जो पावर्स हैं एक्सेसिव हैं, कब से हम कह रहे हैं खामखा एक आदमी को 1 साल जेल में आप बिठा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कोई केस ही नहीं है, गलत बात है। मगर देखिए, बात सिर्फ ये है, आप थोड़ा सा सोचिए। आपने एक और बात की, आपने कहा कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत सारी चीजें कहा जाता है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक जुडिशियल बॉडी है। इस पे इतना भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इतनी भी पॉइंटिंग नहीं करके कहना चाहिए कि ये बायस्ड है। जुडिशियल बॉडी को आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लॉयल्टी तोड़ रहा है, आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और आप पूछ रही हैं कि जुडिशियल बॉडी को रहना चाहिए ऐसे जजमेंट के बाद? आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं। मैं तो दाद देता हूं जज को, शुक्र है कि उठ के उन्होंने कहा है। इसका मतलब है जमहूरियत अलाइव है, इंसाफ हो सकता है पाकिस्तान में। हम भूल गए थे, बिल्कुल सोच रहे थे कि इंसाफ इधर मुझे नहीं थोड़ा हो सा सकता डिफर करना, आप दोनों का इस पे है। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करने का फिर आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि हिलाल साहब ने बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज की। मैंने हिलाल साहब सिर्फ बात नहीं की, मैं तो ये भी बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट्स को भी और गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ इदारों को भी हमने देखा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, वो क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, उनकी कारकर्दगी पे क्वेश्चंस उठाती हैं। मैंने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं की। तो इदारे तो कोई भी हों, गवर्नमेंट के हों या फिर पूरी की पूरी सरकार ही क्यों ना हो, बात ये कि उनके ऊपर बात आती है तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो नैब की कारकर्दगी की इमरान साहब आप बात करें, मैं एक छोटा सा आप दोनों ओवरव्यू देना चाह रही हूँ। ये ठीक है कि नैब में बहुत सारे सुकम हैं, बहुत कोताहियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं जो होनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल 100% अग्रीड। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम नैब के इदारे की बात करते हैं तो जनाब ये एक ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान को अब तक 180 अरब रुपए की रिकवरी जो है सिर्फ पिछले 2 साल में करके दी। अगर मैं ये वाले चेयरमैन साहब की बात करूं जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन उनके दौर में 180 अरब रुपए की जो रिकवरी है वो हुई है, जबकि टोटल अब तक 470 अरब रुपए से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। नैब के मुताबिक इदारे को 2019 में 53,000 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 42,000 से ज़्यादा प्रोसेस की गई। इसके साथ साथ बदउनवान अनासिर से 141 अरब रुपए पिछले 2 सालों में रिकवर हुए हैं। 141 अरब रुपए रिकवर हुए हैं। 900 अरब रुपए मालियत के अभी केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं। सजा का तनासुब जो अभी तक निकला है वो 68.8% यानी 68.8% है। और नैब ने अपने क़याम के बाद से अब तक तकरीबन टोटल, जैसे कि मैंने पहले बताया, 466 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं। 466 ये इसके तकरीबन 2000 में अगर ये बना है तो 1900 यानी 2020 सालों में टोटल 466 है। और अगर मैं सिर्फ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की बात करूं तो उनके दौर में 180 अरब रुपए अकेले उनके दौर में रिकवर हुए हैं।
अगर 2018 की मैं आपको एक बात बताऊं तो इसमें जो गैलप सर्वे किया गया उसमें 60% जो आवाम थी उसने नैब की कारकर्दगी पर, ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, 2018 की बात कर रही हूँ, 60% आवाम ने नैब पर एतमाद का इजहार किया और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी नैब की तारीफ की गई, पाकिस्तान की दर्जाबंदी भी बेहतर हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें नैब ने तब अचीव की हैं जब उसके पास प्रोसिक्यूशन इतनी कम है, प्रोसिक्यूटर्स इतने कम हैं कि एक प्रोसिक्यूटर 20-20 केस डील कर रहा है, जब उसके पास पैसे बहुत कम है, बजट भी बहुत कम है, और जब अदालतों का जो निज़ाम है वो भी आपको पता है अदालतें भी कितनी कम है नैब की। तो इमरान साहब, अगर इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी एक इदारा कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है तो क्यों ना, जो मैं उसकी ये नहीं कह रही कि उसको आप यानी जो उसमें गलतियां नहीं हैं, लेकिन उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है कि बजाय इसके कि उसको बंद कर दें। पहली बात तो ये कि आज तो नैब की तर्जुमान नहीं लग रही आपको ना, आज तो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को और हमारे दोस्त हैं नवाजिश अली यासिन जो उनके तर्जुमान हैं, उनको आपको शुक्रिया का फ़ोन करना चाहिए जितनी आपने उनकी तारीफ़ें कर दी हैं। बात यह है कि हम बेजा तनकीद नहीं करते। आपने जो बात की है ना, आपने कितना स्पासनामा पढ़ा है, चले जो रिकवरियाँ हुई हैं उनमें से मुझे किसी एक का नाम बताएं किससे रिकवरी हुई है। नहीं, मैं वो डिटेल्स तो नहीं, मैं बताने लगी हूं। आपने वो प्रेस रिलीज जो उनकी है वो पढ़ दी है। बात ये है, मैं आपको 10 पॉलिटिशियंस के नाम गिनवा दूं जिनसे 1 रुपया रिकवर नहीं हो सका। पॉलिटिशियंस के केस में ये फंसे हैं। सुन लें, बुनियादी तौर पे बात होती है परसेप्शन की, आपके इमेज की। आपका इस वक्त इमेज क्या है, आपका इस वक्त परसेप्शन क्या है। और फिर अगली बात मैं आपको बता दूं, जो अभी शोर है, ये पार्लिमानी कमेटी जिसका जिक्र अभी लाली साहब भी कर रहे थे, और ये हो गया वो हो गया, मैं समझता हूं कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब आप खजाने की रखवाली पे चोर बिठा देंगे, माफी चाहता हूं बड़ा सख्त लफ्ज यूज कर रहा हूं, आपने कमेटी में वो लोग शामिल किए हैं जिनके अपने केसेस हैं, नैब के यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल सही। वो क्या इस इदारे के बारे में अमेंडमेंट करेंगे? भाई अगर आप वाकई सीरियस और कुछ करना चाहते हैं तो क्या पार्लियामान में कोई ऐसे लोग नहीं है पढ़े लिखे जो वाकई जिन पे नैब का कोई ऐसा केस ना हो? लॉ ग्रेजुएट ऐसे हैं आपके असेंबली में बेशुमार, कौमी असेंबली में, सेनेट में, जो और एक्सपीरियंस, जो कानून को भी समझते हैं और बेहतर राय दे सकते हैं, और एक्सपीरियंस्ड आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस पे आपकी मदद कर सकते थे। लेकिन आपने उन लोगों को कमेटी में शामिल किया जो अल्लाह की मेहरबानी से या तो नैब को भुगत रहे हैं या भुगतने वाले हैं। जी हाँ, ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, और भी काफी सारे लोग हैं जो उधर से परवेज खटक साहब हैं, उनके ऊपर भी नैब का केस है बेशुमार। बात ये है कि असल चीज होती है कि अदालत ने, हमारी अदालत ने भी जो ये किया है ना बातें, वो उनके उसी प्रोसेस पे उन्होंने एतराज़ात किए हैं कि आप सियासी मामलात में जो करते हैं, एक बंदे को आप बुलाते हैं, अगर तो वो आपके कहने पे नहीं आता, आपके सवालों के जवाब नहीं देता, फिर तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ क्या है, हर एक को पकड़ के आप अंदर कर देते हैं। या तो आपके साथ कोई ताउन ना कर रहा। बात यह है कि इन्होंने इस वक्त ये खुद की है। ठीक है, मैं हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू। हिलाली साहब, आपको लगता है कि वो लोग जिनके लिए इदारा बनाया जा रहा है, कि ज़ाहिर है वो भी, उनके भी केसेस बीच में आएंगे, सिर्फ मैं उन 24 लोगों की नहीं, ओवरऑल पार्लियामेंट की बात करूं, चाहे इन 24 के अलावा भी कोई मेंबर्स ले लिए जाएं, क्या ये मुमकिन है कि ये कोई ऐसे लॉज बना दें जिसमें इनके गिर्द शिकंजा टाइट करने का कोई उनको ज़रा सा भी हो कि हाँ जी हम कल को पकड़े जाएंगे? ऐसा कोई लॉ खुद अपने लिए बनाएगा शख्स? आपको लगता है ऐसा कि ये इतने संजीदा हैं, ये एक संजीदा एफर्ट लग रही है आपको? इनको क्या कर जरूरत है कानून बनाना? कानून तो है, सबके पता है कि लॉ लीगल क्या है, कोर्ट्स चल रहे हैं इस मुल्क में, कितने जुडिशल बॉडीज चल रहे हैं माने जो फैसले करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। इन लोगों को सिर्फ वक्त का बताना है, टाइम लाइन्स देना है, कितना देर होना चाहिए, अमूमन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर करना है, और उनको ये देखना है कि लॉ अब्यूज नहीं हो रहा है। बेसिकली ये जज ने क्या कहा, जज ने ये तो नहीं कहा कि ये गलत कानून है, उसने कहा जिस तरीके से जो कानून है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, परवर्स है, इलीगल है, शेमफुल है। बिल्कुल सही कह रहा था उधर। और ये आप क्या स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, 180 बिलियन तो 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन रुपया की इकोनॉमी को आप 180 बिलियन कहते हैं?
सबसे माने कि ये इस मुल्क कौन नहीं जानता है कि कितना करप्ट है इस मुल्क। इस अभी मुल्क भी से 900 ज्यादा अरब बहुत के कम चल मुल्क रहे हैं ना करप्ट है। रेफरेंसेस, 900 अरब के अभी भी चल रहे हैं, 900 अरब अच्छा या खासे तो होते हैं। वसूल अरब के चल रहे हैं। मुझे मैं ये जानना हम्म। चाहता हूं कि आपकी इतनी बुरा किस्म के इन्वेस्टिगेशन है, वो जज ने तो कह दिया। इनको तो मेरे ख्याल में इनको आता भी नहीं ये है तो कोई कि how डिफेंड to ही नहीं prove कर रहा a कि case। इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है। ये तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी चाहिए सुनो, ताकि ये पहली- पैसे रिकवर हो। पहली बात ये है, पहली फिर बात आप ये है, स्टेटिस्टिक्स क्यों दे रही हैं? हिलाली साहब पहली बात तो ये हमें है कि impress मैं- करने के लिए। हाँ जी, मैं हिलाली- सिर्फ सुन ले, दूसरा सुन ले, एक दूसरा व्यू समीना भी दे रही हूँ सुन कि ले, बंद सुन करने ले। के ऊपर जो बात आती समीना है सुने, बात तो सुने, उसके ऊपर बात पहले है। बात सुने। हिलाली साहब, समीना असल में कहना ये चाहती थी कि 900 अरब के केस चल रहे हैं और अगले 900 साल तक चलते रहेंगे। ये कहना पूरा मैं फिक्र यही ये कहना है। चाह रही थी कि इसको रिफॉर्म करें सुने, ताकि 90 दिन में फैसला हो मैं जाए। आपसे मैं अब ये बात कहता हूं कि अगर आप 900 अरब में से हाँ। 500 अरब भी रिकवर करके दिखा दें, ठीक। मैं और हिलाली साहब यहाँ पे खड़े होके इनको सल्यूट करेंगे कि नैब तुम्हारी अजमत को सलाम है, तुमने 500 अरब रुपए बिल्कुल वसूल सही है, कराए। लेकिन वो चीजें रिफॉर्म्स के साथ ही हो और सकती नहीं, हैं। ऐसा नहीं होता। When मुझे- there is a will, there is a way। कानून मौजूद मुझे है। जी एक लाली चीज साहब। बता दें, किस मुल्क में प्ली बार्गेनिंग होता है? किस मुल्क में कहते हैं अच्छा तो तुमने चोरी की, शाबाश, तो जब तुम्हें पूछा तुम मान गए, ज्यादातर तुमने वो लूट को भी वापस कर दिया, अब जाओ वही ओहदे पे बैठ जाओ। Have you ever heard such a thing? है? ये किस किस्म के लोग हैं भाई? बिल्कुल सुकम ये चेंज जो perverse है वो है। खत्म होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। नहीं, इसमें this is बिल्कुल perverse। ठीक है। इनका जहन देखिए, और ये कहते हैं इतना सक्सेसफुल इदारा इस किस्म के लॉज के साथ। और देखिए, मैं इन लोगों को जो कहते हैं कि ये गलत है, ये वो, मैं पॉलिटिशियंस का अमूमन साथ नहीं देता, मगर भाई कमाल है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अलावा आपको कोई और मिलता ही नहीं है। जजेस के बारे में बताएं, जजेस भी तो हैं, वो भी ह्यूमन है, वो भी ग्रीड और फैक्टर है उनके जिंदगी में। एक जज नहीं पकड़ा गया। और जो हमारे वर्दी में जो लोग हैं, कितना पावर उन्होंने ये किया है, कोई तो भी नहीं इसका पकड़ा गया। इसका डायरेक्ट यार इस लिहाज से भी क्या वसी है? होना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट? अच्छा हिलाली साहब, जी, मैं बिल्कुल। हिलाली साहब, मैं इससे भी अगली बात करना चाहता हूं आपसे। बात ये, मैं कहता हूं चले ठीक है, आप पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को ही पकड़ लें, आपने बड़ा अच्छा काम किया, कम से कम आपने 2 लोग तो ढूंढ लिए, लेकिन अल्लाह का वास्ता है फिर उनको पकड़ के कुछ बरामद भी तो कर दें, मुल्की खजाने में कुछ जमा भी तो करवा दें। ये तो सब तभी होगा जब ये रिफॉर्म्स होंगी, और रिफॉर्म्स भी इन्हीं के हाथों हैं। आज जो लोग इमरान साहब रिफॉर्म्स की बात करें, बंद करने की बात करें, इन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं बंद किया? आपने आहद चीमा को कितने सालों से पकड़ा हुआ है, क्या हुआ? मैं कहता हूं जी वो दुनिया का करप्ट तरीन अफसर होगा, आप ले क्या सके? आपने फवाद हसन फवाद को कब पकड़ा? सारे सियासतदान छूट गए एक एक करके, सब चले गए। वो जेल में रिटायर हो गया, आपने उससे बरामद क्या किया? जब आप इस तरह से करेंगे तो आप पे तनकीद होगी, बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर आप लूटी हुई दौलत वापस लाएं, हम आपको सलाम पेश चेयरमैन के जाने से मसला हल हो जाएगा, आपको लगता है? चेयरमैन को भेज दें। चेयरमैन के जाने से क्या फर्क पड़ेगा? चले मुझे आप बता दें। आपको लगता है ओवरऑल रिफॉर्म्स की जरूरत है? असल मैं समझता हूं कि मैं, अब मेरी बात सुनने, मैं फिर ये कहता हूं कि ये नैब अगर काम करना चाहे तो इन्हीं कवानीन के तहत भी काम कर सकता है। अच्छा। अगर नैब वाले को भी किसी को सजा हो, बिल्कुल ठीक, जब उसकी मेलाफाइडी साबित हो जाए, बात आपने की है कि जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है उसके अपने ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी चेक होना मेलाफाइडी चाहिए। साबित हो जाए, आप उसको तो लटका दें ताकि दूसरे किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो इस तरह का काम करे। बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन। यही है इसका कि फौरी कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, जो कानून में अगर कोई गड़बड़ है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए नीयत की बड़ी ज़रूरत है। और देखना ये है कि अब ये सियासतदान जो इतना तनकीद तो सुबह शाम करते हैं, अब ये मिल बैठते हैं तो क्या किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं, और वो कितना कारगर साबित होता है। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि क्या हर मामले पर सियासत होनी चाहिए। कुलभूषण जैसे मामले पर भी हम देख रहे हैं कि आजकल कौमी असेंबली में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, तो क्या इसका हल निकलेगा? एक ब्रेक के बाद आपको बताएं। वेलकम बैक नाजरीन। कुलभूषण के मामले पर काफ़ी कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी हो रही है और हम देख रहे हैं कि
जो पहले ऑपोजिशन थी वो उस वक्त की हुकूमत को कहती थी कि आप मोदी के यार हैं, गद्दार हैं, और आज इसी किस्म के सवालात जो है मौजूदा ऑपोजिशन मौजूदा हुकूमत पर उठा रही है कि आप कुलभूषण को NRO दे रहे हैं, आप कुलभूषण के लिए सहूलतकारी क्यों कर रहे हैं। मैं ज़रा दोनों तरफ का क्विकली आपको मौक़िफ़ सुनवा दूँ। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा इस मामले पर, सुन लीजिए। दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो सजावार है। इसका जवाब शीरी मज़ारी ने कुछ यूं दिया। हाँ, पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन। नाउ वी आर स्टक विद एन ICJ डिसीजन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। तो ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ है और हुकूमत का ये कहना है कि चूंकि हमने आलमी अदालत इंसाफ को माना कि जो आप फैसला करेंगे हम उसे कबूल करेंगे, तो अब हम उस फैसले पे अमल दरामद करें। इसके अलावा हम कोई ऐसी काम नहीं कर रहे जिससे अली आप ये कहें कि जी हम कुलभूषण के लिए कोई सहूलतकारी कर रहे हैं। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, जब हमारी लास्ट टाइम भी इस मौजू पर बात हो रही थी तो आपने इसी तरह का मौक़िफ़ दिया था। उस वक्त तक अगरचे गवर्नमेंट की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, उस दिन हम सिर्फ ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बात कमोबेश यही थी कि जो फैसला है उसे मानना पड़ेगा। बल्कि मैं क्विकली सुनवा भी देती हूँ हिलाली साहब ने उस वक्त क्या कहा था, फिर आगे बात को लेके चलते हैं। ICJ ने कहा है कि इसको आप रिव्यू करें, तो हमने कहा बिल्कुल सही। देखिए, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हर चीज जो हमने किया है वीज़ा-वी कुलभूषण इज फेयर, उसका कंसेशन है, उसके प्रूफ हैं, विटनेसेस हैं, जिन उसने खुद एडमिट किया। देयर इज नथिंग इस केस में दैट वी नीड टू हाइड। ऑपोजिशन को ये कहना है कि पता नहीं कोई खुफिया डील हो रहा है या ये कुछ कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो नॉनसेंस। हम चाहते ये हैं कि हमारा इमेज अच्छा हो, हम चाहते ये हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है उसके तहत हम करें, एंड इट्स वेरी गुड दैट वी आर डूइंग इट। तो हिलाली साहब, आप समझते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है? क्या ऐसा ऑप्शन था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कि हम इस फैसले पे अमल दरामद ना करें, और अगर था नहीं तो फिर ऑपोजिशन किस बात पर तनकीद कर रही है? देखिए, हम जब ICJ गए थे उस वक्त टेक्निकली तो हम कह सकते थे कि ICJ का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करता है, मगर ICJ ने कहा था कि 2008 का जो आपने एग्रीमेंट किया था कि जासूसों को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा, दैट इज ओवर रिडन बाय द वियना कन्वेंशन, जो कहता है कि काउंसलर एक्सेस हर आदमी को मिलना चाहिए जो एक दूसरा मुल्क का बाशिंदा है, नेशनल है। तो वो तो हमारा स्टांस जो है, हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव था नहीं। अब ये जाके ये कह रही हैं कि हमने जाके अपना केस को ठीक तरीके से प्लीड नहीं किया। भाई, हमें कहा गया है, हमें यह नहीं कहा गया है कि आपने अपना केस ठीक नहीं प्लीड किया। आपको कहा गया है मेहरबानी से सजाए मौत मिला एक आदमी को, मेहरबानी से रिकंसिडर और रिव्यू करें, जजमेंट को स्क्रूटनाइज करें कि ऐसा ना हो कि आपके अपने नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई हो जो ऐसे लगे कोई ज्यादती ना हो जाए। नहीं हुआ है, आपको हम पूछ रहे हैं, हाँ, ज्यादती ना होती। भाई, व्हाई नॉट? वी डोंट, हम नहीं चाहते, बेशक यादाव हो, हम नहीं चाहते इसलिए कि इंडियन है या हमारा दुश्मन है कि उसके साथ नाइंसाफी हो। हम चाहते हैं इंसाफ हो, तो ठीक है, वेरी गुड। तो हम रिव्यू कर रहे हैं और हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें उसका हक बनता है एक लॉयर अपॉइंट करना, इसमें उसका हक बनता है कि अगर वो ना करें उसका मुल्क करे, मगर इंडिया नहीं कर रही है। आप तो इंडिया के हाथ में खेल रहे हैं। इंडिया क्यों नहीं कर रही है भाई? अगर इंडिया समझती कि उसका केस स्ट्रांग है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको पता है जो एविडेंस हमारे पास है इट्स एब्सोल्युटली फुल प्रूफ। ठीक, अब वो यही कह सकते हैं कि ये सिस्टम इतना बायस्ड है कि हम आना ही नहीं चाहते, ये सिस्टम इतना गलत है, ये लोग हमारे से इतना नफरत करते हैं, इंसाफ मिल ही नहीं सकता, लिहाजा हम आएंगे ही नहीं। उनके डिमांड पर ऐसा काम करें कि हमारे ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठे और आलमी सतह पर उठे कि देखें जी हमने आलमी अदालत इंसाफ का
फैसला मानने में हमने कोताही की। बिल्कुल ठीक है लाल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इमरान साहब, हाँ इमरान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मैं जानना चाहूंगी इस पर। हर मामले पर सियासत, हर मामले पर सियासत, कोई हम सेंसिटिव चीज़ भी नहीं छोड़ते हैं हर मामले। मैं इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जैसे कहा कि ऑपोजिशन में ये लोग कहते थे, अब वो ऑपोजिशन में तो वो लोग कहना शुरू हो गए। ये आपके ख्याल से फेयर बात है कि कौमी सलामती से जुड़े मामलात पर भी, सेंसिटिव इशूज़ पर भी हम इस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं और मामले को कंट्रोवर्शियल कर दें, बजाय इसके कि हम लोगों को एक्सप्लेन करें कि हम क्यों कर रहे हैं? मेरे नज़दीक तो एक अलमिये से कम नहीं है कि हम इस तरह के मामला जिनसे हमारे मुल्क की सलामती जुड़ी हो उस पर भी हम सियासत करने से बाज ना है। लेकिन अलमिया यही नहीं है। अलमिया ये है कि ये बात शुरू से आप देख लें, कोई लीडर मुझे बता दें पॉलिटिकल पार्टी का जिस पे उसके मुखालफिन ने गद्दारी का इल्ज़ाम न लगाया। जिस कौम ने मोहतरमा फातिमा जिना जो कि बहन थी कायदे आज़म की, उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, बेनज़ीर भुट्टो पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, उससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो को गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, नवाज शरीफ पे गद्दारी का इल्ज़ाम। अब बात ये है आपने सब और दिन रात कहते हैं कि इमरान याकूब और मैं लिफाफे लेते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि आप ये किस किस्म की कौम है यार? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग बस इल्जाम लगाने में तैयार रहते हैं। हम सिर्फ इस बात को करते हैं। हम शीरी मजारी साहबा जो कह रही थी, क्या कर रही थी वो? सिर्फ उस पे इल्जाम लगा रही थी नवाज शरीफ पे और नून लीग पे। अब मेरी बात सुने, कौन से फरोग नसीम, उनकी तरफ भी मैं तीसरी बार वज़ीर कानून बने। मेरी बात सुने, बात ये है कि यहाँ जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं और कुछ खुदा का खौफ करें। एक होती है तनकीद बराए तनकीद। भाई आपने वहां पे एक वतीरा अपनाया हुआ है कि आपने जाके, ये वही पार्लिमान है। यहाँ आप आटे के कीमत पे, वहाँ यहाँ आप आवाम के इशू पे तो बोलते नहीं। अब वैसे इस तरह के जो इशू हैं उस पे आप इतना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं, हाँ भाई आप मेरी लीगैलिटी को समझे, मुझे आप ये बताएं कि जब आप ये समझते हैं एक इदारा पाकिस्तान में, एक सिर्फ वो जिस इदारे की तहवील में इसमें इस वक्त कलभूषण है कि जिस पे पाकिस्तानी अवाम का सबसे ज्यादा इत्मीनाद है। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का इत्मीनाद किसी अदालत पे उतना नहीं है, किसी हुकूमत पे उतना नहीं है, किसी सियासी जमात पे उतना नहीं है। अच्छा जी, तो क्या मेरी बात सुन ले, क्या आप समझती हैं कि वो इदारा इस केस में इतने बड़े जासूस को रिहा कर देगा या रिहा होने देगा? बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा तो अभी तक नहीं नजर आ रहा कि कोई गवर्नमेंट उसको रिहा करने पे सोच रही है, उस तरह की बात कर रही है। जो लीगल एक प्रोसेस है जो होना चाहिए उसको फॉलो किया जा रहा है। फरोग नसीम साहब ने भी आज यही बात कही है। लेकिन हिलाल साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बात कर लें, उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। देखिए, ये कितना अच्छा मौका है पाकिस्तान को कि ये ट्रायल करें। काश के मैं इस ट्रायल को स्टेज कर सकता था। मैं इस ट्रायल को डे एंड नाइट ये ट्रायल होता। एक तो टीवी चैनल्स इस ट्रायल को देखते और इस ट्रायल में पता चलता कि ये जो मूडी है ये किस किस्म का ईवल मर्डरर है, ये किस किस्म के इंस्ट्रक्शंस देता है अपने लोगों को कि बेगुनाह लोगों को इसलिए कि वो पाकिस्तानीज हैं उनको जाके मारो, बेगुनाह लोगों को और इनोसेंट लोगों को कंप्लीटली आप जाके हर तरीके से उनका जिंदगी देखिए। ये मैं तो आपको बता रहा हूं, ऐसे चीजें निकलते हैं जो आपने ये जो एसपी गुजरात को जो मूडी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब मेरे लोग गुंडे आएंगे वो मुसलमान जो हैं उनको मारने के लिए उनके खड़े खड़े हाथ और पैर काटने के लिए आपने दखल नहीं देना है। उस किस्म की समझौता एक्सप्रेस में जो आपने किया था ये बेशुमार केसेस हैं। बताएं लोगों को क्या दुश्मन है। यानी हमें तो ये बताने का एक फायदा मिला। मुझे ब्रेक लेनी है। आपने जो बात की है एक फिक्रा ले लें सिर्फ कि हमारे जो वजीर कानून है, वफाकी वजीर तीसरी बार हुए और माशाल्लाह से उन पे खुद भी आपको पता ना जो मामला चलते रहे और क्या केस भी और किस में और वो क्या करते हैं। पाकिस्तान में एक ही पीटीआई के पास बंदा रह गया
जिसको बार बार वो भी पीटीआई का नहीं है। सुन लें, हाँ वो एमक्यूएम वाले उन्हें नहीं कबूल करते, और उस पर नहीं, वो कहते हैं जी जिस वक्त ये केस होगा वो वजारत छोड़ देगा, चला जाएगा अदालत में। वो बंदा खास बंदा है ना, फिर समझ जाए। जैसे ही वो खत्म होता है वो वापस आके फिर खलफ। यार आपने सबसे अहम वजारत है वजारत कानून, उसको मजाक बना लिया। खुदा का वास्ता है, या कोई वजीर और ढूंढ लें या कोई वकील और ढूंढ लें। बिल्कुल ठीक है, चलें जी इसी पॉइंट पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो एक हिस्टोरिकल इवेंट जो आज वक़्त को ज़ीरो हुआ है उसके हवाले से कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद। आया सूफिया एक तारीखी इमारत जो कि मुख्तलिफ उसकी शनाख्त रही, म्यूज़ियम भी बनी, पहले कलीसा भी था और अब दोबारा से एक दफ़ा फिर से मस्जिद बन गई है। 86 साल बाद आज अजान गूंजी, नमाज लाखों लोगों ने यहाँ पर अदा की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी अकीदत का इजहार किया इस इमारत के साथ। इमरान साहब, बड़ा जो मनाजिर भी देख रही थी बड़ा अच्छा, और लोगों के जो जज्बात थे वो बड़े देखने लायक थे। कितनी अहमियत है हिस्टोरिकली इस देखिए बड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है ना। हाँ जी, वो इस तरह से कि अब सऊदीया और तुर्की इनके दरमियान जो जंग चल रही थी कि इस्लामी ममालिक की अब सरबराही कौन करेगा, उसमें आज ये इवेंट है ना जो, ये एक फैसला कुन और बड़ा अहम मोड़ है। अब आ जाते हैं वेस्ट की तरफ। मुझे अब ये बताएं कि आज जब वहाँ नमाज हुई है तो बहुत से लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, लेकिन जब तुर्की ने इनका साथी बनने के लिए अपना इस्लामी तशद्दुद छोड़ा था, अपनी इस्लामी आइडेंटिटी छोड़ी थी और सेकुलर होने की तरफ जा रहा था, उसने अपना रस्मुल खत बदल लिया, उसने अपना लिबास मॉडर्न तुर्की लिबास बदल लिया और उसने कोशिश की कि वेस्ट के साथ मिल जाए। इन्होंने उसके बदले में क्या किया, इन्होंने ये किया कि आज तक उनको यूरोपीय यूनियन में शामिल भी नहीं किया। सही। अच्छा, जब आज वो सेकुलरिज्म को छोड़ के वापस इस्लामी उसकी तरफ जा रहे हैं तो इनको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। भाई क्यों है ऐसा? आपके ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? बिल्कुल सही। आज वहाँ एक मुसलमानों ने इतने बड़े पैमाने पे आज अपनी उस मस्जिद में दोबारा नमाज पढ़ी है, तो मैं तो समझता हूँ कि तैयब अर्गान इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक। बिल्कुल ठीक। और हमने देखा है कि लोगों ने दुनिया भर से मुसलमानों ने बड़ी खुशी का इजहार किया है। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है इस एक्ट के बाद? आपको लग रहा है कि टर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने जा रहा है, और ख़ुद जो टर्की का अपना भी एक आइडेंटिटी थी जो सल्तनत उस्मानिया वाली इस्लामिक एक जो उसकी आइडेंटिटी थी उसकी तरफ वापस हिस्ट्री की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब तो उन्होंने ये भी कहा अर्दवान ने कि अगली जो मंजिल है वो हमारी मस्जिद अक्सा है। अरे यार, ये क्या किया है आपने अपने मुल्क में एक बिल्डिंग को फतह कर दिया है, तुर्की में आपने फतह कर दिया है। वाह, आप जाके अल अक्सा फतह करें और नमाज हमें उधर पढ़ाएं ना। ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये कमाल की बात है। मुस्लिम वर्ल्ड देखें कितने बिलियन लोग हैं और इन्होंने इनकी हालत देखिए। 5 मुल्क को तो उन्होंने यहूदी और ईसाई ने मिलकर तबाह कर दिया है। 5 मुल्क आप जानते हैं उनका नाम, यमन, इराक, सीरिया, सूडान, लेबनान, इजिप्ट भी ख़त्म हो गया है। 7 से 14 डिवीजन्स उनके, तो वो पुलिस फोर्स बन गई है। ये आप ऐसे छोटे छोटे इस चीज़ में आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं? एक्चुअल सेलिब्रेशन हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आया, ना आएगा। वो सेलिब्रेशन होगा जब हम मुसलमान जाके अल अक्सा में नमाज पढ़े, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह वक्त पड़े यहूदियों से। लेकिन उसके लिए सबका यूनाइट होना मुस्लिम का ये भी बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, इसी पॉइंट पर नाज़रीन आज का प्रोग्राम समेटते हैं, वक्त हमारा खत्म हो गया। अपना फीडबैक दीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।